नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:50 पर लखनऊ लैंड करेंगे। उसके बाद वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल आएंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर तीन जो जनसंघ से जुड़े हुए नेता थे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पंडित दीनदयाल हैं, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, इनकी 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। यही नहीं, उस म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे और इस पल के लिए, इस मेगा इवेंट के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर करीब 1.5 से 2 लाख लोग इस मेगा इवेंट पे आने वाले हैं, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक बड़ा रूप देने के लिए, एक बड़ा इवेंट करने के लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मेगा इवेंट में लोगों के पहुंचने के लिए 3000 बसों का इंतजाम किया गया है। अकेले हरदोई से भी आदर्श ने दिखाया था किस तरीके से 430 बसें आई थी और इसके लिए एक पूरा का पूरा एक बड़ा पार्किंग एरिया तैयार किया गया है। और उस पार्किंग एरिया में केवल जिधर देखेंगे आप तो केवल और केवल बसेस दिखाई देंगी, किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए एक अलग से पूरा का पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। सुरक्षा के कई लेयर में इंतजाम किए गए हैं और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़े वृहद तौर पर इंतजाम किए गए हैं। 1:50 पर नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ आएंगे और 2:25 पर वो प्रेरणा स्थल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो करीब यहाँ 4 बजे तक रहेंगे। इसके बाद वापस लौट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लेकिन इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, 18 एसपीज हैं, 80 डीएसपी हैं। तो कई लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिसके पास मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो, अगर उसके पास नहीं है तो वहां पर उसकी एंट्री बिल्कुल भी बैन है। तो जनता के लिए अलग से पूरा कॉरिडोर बनाया गया और वीवीआईपी एंट्री की तरफ किसी की भी एंट्री नहीं है। तो खास तौर पर इस मेगा इवेंट के लिए पूरी तैयारी जो है प्रशासन ने कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदर्श हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर ये आज हम बताना चाहें, हरदोई जनपद में आज यहाँ प्रभु ईसा मसीह का जन्म बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी है, हम अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईसा मसीह के जन्मदिन पर। अगर ये आप देख सकते हो तो यह सीधा लाइव तस्वीर टेलीविजन के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए सभी भक्त खड़े हैं। और सभी भक्त खड़े होने के बाद यहाँ पर ईसा मसीह देखिए, यहाँ पर यह सभी ईसा मसीह मोमबत्तियां लगाई जा रही है। हम लाइव तस्वीर आपको यहाँ पर सीधे हम आपको लाइव तस्वीर यहाँ पर दिखला रहे। देखिए, ये देखिए, तो अगर यहाँ पर कहीं तो अगर अभी हम यहाँ पर अभी आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाए प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर। और यहाँ पर काफी भक्त जानना चाहेंगे। यहाँ पर अभी चूंकि यहाँ पर फादर जो है प्रेयर करवा रहे हैं और यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर जो इनके अनुयायी आए हुए हैं, यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाकर प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो हमारे साथ पहला यहाँ पर एक मिनट अब हमारे सामने आ जाओ, नहीं बोलोगे क्यों? आप किस लिए आइए तो बोल दो। तो यहाँ पर जो है हम बोलोगे, आप बोलेंगे क्यों? जवाब आदर्श मनाने यहाँ आदर्श जी लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज, क्रिसमस है और क्रिसमस का जो त्योहार है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर के आपने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं वहां पर और कैंडल जलाते हैं। इसको लेकर के हरदोई प्रशासन ने किस तरीके के वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है? देखिए, अगर मैं बताना सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर पुलिस कर्मी तो है, लेकिन सुरक्षा प्रति काफी अच्छी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो कोई घटना न घटित हो। और यहाँ पर चौकी इंचार्ज हो, यहाँ पर सर कोतवाल है, यहाँ पुलिस के दिशा निर्देश दिए गए कि जितने भी यहाँ पर चर्च बने हैं, गिरजाघर हैं, आज क्योंकि सुबह से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ भक्तों यहाँ पर जो यहाँ गिरजाघरों में, और यहाँ पर जन्मदिन को लेकर यहाँ के जो अनुयायी है वहाँ पर मोमबत्ती जला रहे हैं। और जलाने के बाद में यहाँ पर पुलिस की काफी अच्छी व्यवस्था है, पीछे वहाँ गाड़ियां भी खड़ी है पुलिस को लेकर यहाँ पर। और यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आज क्या बेटा किस लिए आप आया हुआ है? क्या है आज? बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करने आप आई हैं। हाँ से और भी हैं, आप यहाँ किस लिए आई हैं? किसी का बर्थडे था इसलिए हम आए हैं। यहाँ पर आई हैं। हाँ से मैम और भी है, मैम यहाँ पर आप यहाँ जी एक मिनट मैम, आज यहाँ क्या है, किस लिए आप यहाँ पर? जी यहाँ पे आए हैं बर्थडे विश करने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ईसा मसीह के जन्मदिन को काफी भव्य और उत्साह से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सभी सेलिब्रेट करने आए हैं ये प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा त्योहार है और जिस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है, भव्य रूप में मनाया जाता है। क्योंकि देखिए क्रिसमस का जो त्योहार है, नए साल की संध्या से कुछ दिन पहले ही होता है, तो ऐसे में नया साल भी है और उससे पहले भी ये क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है और पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तैयारियां इसके लिए विशेष रूप से की जाती हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी चर्च जो रोड है, जो मुख्य चर्च है, वहां पर लोगों को पहुंचने के लिए किसी तरीके की अव्यवस्था न हो, इसलिए वहां पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है, पहले से बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि आसानी से वहां पर जा सके। राजधानी में भी बहुत सारे जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि जब चर्च में लोग जाते हैं, कैंडल जलाने के लिए जाते हैं, तो बहुत सा एक अलग नजारा देखने को मिलता है। पिछली बार जब क्रिसमस हुआ था तो वहां पर जो इस्कॉन टेम्पल के लोग थे, उन्होंने बड़े अलग अंदाज में हरे कृष्ण हरे राम को लेकर के वहां पर उन्होंने एक भजन करने का प्रयास किया था। इसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे, कई सारी चीजें हुई थी, लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल के लोग थे उन्होंने बोला कि ये एक अलग तरीके से हम क्रिसमस भी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर के हरदोई से भी कुछ ना कुछ नई तस्वीरें दिखा रहे हैं आदर्श और बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रिसमस की धूम है हरदोई में। अखंड जी, आज चूंकि क्रिसमस का धूम मची हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रशासन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी तो घर काफी कम भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, यहाँ पर रात होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रात को भी काफी मात्रा भीड़ लगेगी। और यहाँ पे जो यहाँ बड़ा चौराहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, जिससे कोई भी बड़े वाहन यहाँ पर न घुसे, जिससे यहाँ पर कोई घटना न घटित हो। लेकिन हमारे पीछे यहाँ पर देखिए काफी मात्रा में भीड़ लगी है। यहाँ पर देखिए अब आप पूरा हम लाइव तस्वीर अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। यह पूरा गिरजाघर का पूरा स्वरूप है। ये लाइव तस्वीरें जो है अपने IBC 24 वाले ग्राउंड लेवल पर दिखा रहे हैं। ये पूरा चर्च आपको दिखा, पूरा चर्च सजाया गया। ये पूरा चर्च जो है जगह पर पूरा सजाया गया है यहाँ पर है। और चर्च को लेकर यहाँ पर काफी हर्षोल्लास मनाया जा। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन पर जितने ज्यादा लोग उत्साहित होते हैं, क्योंकि देखिए क्रिसमस का त्योहार है, बड़े धूमधाम के साथ इसको पूरे देशवासी मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? आश्रम में है। इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? हेलो इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? हेलो इंद्रवीर, सुन पा? हेलो इंद्रवीर, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, हमारी मौजूदगी इस समय रायबरेली के वृद्धा आश्रम में है, जो ITI में है। और यहाँ वृद्धा आश्रम में एक मैं अगर कहूँ तो शायद ये कम नहीं होगा कि डूबते हुए को तिनका का सहारा। क्योंकि जिस तरीके से लोग जिनके पास रहने का सहारा नहीं, या जो लोग इस उम्र में आने के बाद अपने घर से अलग रहने आते हैं, उनको एक सरकार की एक ऐसा व्यवस्था है जिसको हम वृद्धा आश्रम कहते हैं। यहाँ पे पूरे बुजुर्ग अपना एक अंतिम समय जो होता है वो एक अच्छे से बिता सके। यहाँ पे हर तरीके की एक सुविधाएं होती है। उस सुविधाओं में आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, और इस क्रिसमस डे पर हमारी जो कवरेज है वो वृद्धा आश्रम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत सारे ऐसे अपने घर से बेसहारा
होने के बाद, या कुछ लोगों के तो ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग होंगे, शायद उनके अपने परिजन वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको आज उन्होंने अपनी संतान के लिए सब कुछ किया और उसके बावजूद भी उनको इस आश्रम में रहना पड़ रहा है। खैर, सरकार यहाँ पे हर एक चीज मुहैया कराती है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पे अलाव भी जल रहा है और अलाव की उचित व्यवस्था है। आज हम ये जीरो ग्राउंड से कवर करने आए हैं। आप ये देखिए, अलाव की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। धूप में बैठने के लिए अगर धूप है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तखत है और बाकायदे बाहरी दुनिया से, क्योंकि वृद्धा आश्रम एक ऐसी व्यवस्था है कि शायद लोगों को बहुत सारी चीजों का पता नहीं चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जो बुजुर्ग पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए बाकायदे न्यूज़पेपर की व्यवस्था है और जो तमाम रोजमर्रे की जरूरत होती है, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के ये वृद्धा आश्रम लगातार काम करता नजर आ रहा है। यहाँ पे सरकार की और जो ऐसे जरूरतमंद, अगर बात करें तो कुछ नेता और कुछ अभिनेता और तमाम ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे जो जरूरतें होती हैं इन बुजुर्गों की, उसको पूरा करते नजर आते हैं। हम एक दादी हैं, इनसे भी बात करेंगे। दादी, क्या नाम है? संती यादव। और कहाँ से आई हैं आप? जायज से। और घर पे कोई है आपके? कोई नहीं है। कब से रह रही हैं यहाँ? 3 साल हो गया। थोड़ा तेज बोलिए। 3 साल हो गया। और घर पे कोई नहीं है? कोई नहीं है आपके घर पे। और यहाँ पे कोई ऐसी चीजें, ऐसी जो व्यवस्था, मतलब हर चीज यहाँ समय पे, खाना, नाश्ता, चाय, पानी मिलता है समय से? यहाँ पे कुछ मिलता है? यहाँ जहाँ रह रही हैं यहाँ क्या क्या स्थिति है? मतलब देखिए, और भी तमाम सारी चीजें अखंड जो मतलब व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर, चूंकि ये थोड़ा सा आप आपसे भी बात करते हैं कि क्या वहाँ पे सर्दियों में जो उचित व्यवस्थाएं होती हैं उनको जैसे मैंने आपको दिखाया कि तमाम सारी व्यवस्थाएं इस आश्रम की तरफ से है, इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूंगा आपका। धनंजय जी, सर्दियों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और आप लोगों ने देखा करा है, लोगों को बैठने के लिए है, अलाव की व्यवस्था है, तो अभी कितने लोग, टोटल कितने लोग होंगे, महिला पुरुष मिलाकर अगर बात करें तो? 28 लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, में रह रहे हैं। ओके। बाकी लोगों को ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाया जाता है, हीटर है, कुवर है, लगा हुआ है, गर्म पानी मिलता है, तो बचाव के सारे वो हैं। बाकी कंबल, रजाई, समय से खाना पानी सब दिया जाता है। सारे कपड़े जो है, इनर है, स्वेटर है, जैकेट है। जी, नहीं, हमने देखा भी लोग बैठे थे काफी मात्रा में बाहर। सरकार से और अगर बात करें प्रशासन से, हर सुविधा, हर मुहैया, हर चीज मिलती है समय समय पर? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी में कोई दिक्कत नहीं रहती। प्रशासन से भी हमें पूरा सहयोग मिलता है जी। इसके अलावा समाज सेवियों से भी पूरा सहयोग मिलता है। ये बिल्कुल मॉडल से बिल्कुल सबका सहयोग मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देखिए अखंड, ये व्यवस्थापक है यहाँ के वृद्धा आश्रम के। इनको चूंकि हम इससे पहले जिनसे बात करें तो थोड़ा सा मानसिक भी विक्षिप्त टाइप की बताई जा रही है, तो जो व्यवस्था हमने जो रियलिटी चेक करी, आज जो रियलिटी करने IBC 24 पहुंचा था वृद्धा आश्रम, उसमें आप ये पाया गया कि अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित जो कराई गई है शासन की तरफ से, इस सर्दी में खासकर बुजुर्गों की जो एज के बाद यहाँ पे रहते हैं, ये एक अच्छी व्यवस्था है वृद्धा आश्रम में रायबरेली के। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए सहारा है जब लोग बेसहारा हो जाते हैं, जब अपने माँ बाप को या अपने किसी बुजुर्ग को घर से हटा देते हैं या उनका साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, तो इसी तरीके के जो बेसहारा लोग हैं, जिनको अपने लोगों से दुत्कार मिलती है, जिनको अपने से प्यार नहीं मिलता, वो लोग वहां पर जाते हैं। और उनके लिए अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाती है तो अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लोग नाखुश जरूर होते हैं वहां की व्यवस्था को लेकर के, लेकिन जो वहां पर व्यवस्थापक होते हैं बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। सबके लिए सब कुछ कर पाना अपने आप में असंभव कार्य है। शायद यही कारण है कि बहुत सारी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि बहुत सारे लोग नाखुश होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति या फिर जो भी लोग हैं जो उस तरीके की व्यवस्था का संचालन कर रहे होते हैं या इतने वृद्ध लोगों को वहां पर रख रहे होते हैं, तो सबके हिसाब से सब कुछ करने का आप हर संभव प्रयास करते हैं। और आप भी दिखा रहे हैं कि हर तरीके की व्यवस्था वहां पर है, चाहे अलाव की व्यवस्था हो या फिर धूप की व्यवस्था हो, खटिया की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल हर चीज पर
अगर आप कहीं पे रहते हैं तो आपकी हर कामना को पूरा करना अपने आप में एक बड़ा असंभव कार्य है, लेकिन जितनी भी वहां पर जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे अलाव हो ठंड के लिए, या फिर बैठने की व्यवस्था हो, वहां पर अगर दवाई की व्यवस्था हो, तो ये समुचित व्यवस्था वहां पर है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है इंद्रवीर कि क्या इस तरीके के जो वृद्धाश्रम होते हैं उसको किस तरीके की सरकारी सहायता मिलती है? क्योंकि देखिए कहा तो जाता है कि सरकार सहायता करती है, पर किस लेवल पे सहायता करती है? क्योंकि कई बार तादाद बहुत अधिक हो जाती है, सहायता उसके अनुरूप बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्थापक है, क्या बता पाएंगे कि सरकार के हिसाब से या सरकार की तरफ से कितनी मदद मुहैया कराई जाती है? देखिए सर, ये शायद उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो कह सकता हूँ, रायबरेली प्रशासन, चाहे वो डीएम हर्षिता माथुर हो, चाहे एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह हो, हमने खुद देखा है दीपावली, होली, और एक ऐसा मोमेंटम भी था कि यहाँ पे हर्षिता माथुर, यहाँ की जो वृद्धा आश्रम में लोग थे, उनके साथ झूला झूलते भी नजर आए थे, और एक महिला थी, वो झूले पे झूल रही थी और वो एक लोकगीत भी गा रही थी। तो अखंड देखिए, यहाँ पे हर एक ऐसे फेस्टिवल में खुद से ये जिले के दोनों अधिकारी पहुंचते हैं और हर एक चीज डीएम यहाँ की खुद से मॉनिटर करती है। मैंने कई बार देखा है डीएम बाकी जगहों पे ना जाए, लेकिन अक्सर देखा है कि वो यहाँ पे देखी जाती है इस वृद्धा आश्रम में, और जो सरकार की उचित व्यवस्थाएं हैं वो इस वृद्धा आश्रम को रेगुलर मिलती नजर आती है। ऐसा हमने कई बार कवर भी किया है, इसलिए हम आपको सरकार मतलब ज्यादा व्यवस्थापक से न पूछने की, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि हम ये लगातार देखते हैं कि आला अधिकारी इस वृद्धा आश्रम के बारे में सोचते हैं, और जो नेता है, जो छोटे नेता है, जो और तमाम समाज सेवी हैं, वो सब इस वृद्धा आश्रम में आते हैं और जो उनसे हो सकता है वो सहयोग करते हैं। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और आपने तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की है, तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर आकर के खुद जो जिला अधिकारी हैं वह आम लोगों के साथ किस तरीके से घुलते हैं, मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, और शायद ये कारण है कि जो उनकी जरूरत है वो प्रशासन पूरी तरीके से मुहैया कराने के लिए सारे प्रयास करता है, और शायद उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिरे या उनकी उम्मीदों के हिसाब से उनको चीजें मिल सके, इसके लिए कार्य करता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अमला ही बहुत महत्वपूर्ण अमला होता है सारी समस्याओं के समाधान के लिए, और इस तरीके से वृद्धाश्रम में जहां पर वृद्ध लोगों की तादाद बड़ी होती है, बड़े अधिक मात्रा में वहां पर लोग रहते हैं जो अपनों से सताए हुए होते हैं, जो घर छोड़कर आए हुए होते हैं, जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया होता है, वो यहाँ पर रहते हैं। अगर उनकी कोई भी उनकी जरूरत है, उसका विशेष ख्याल प्रशासन के द्वारा रखा जाता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको ये भी बता दें कि देखिए प्रेरणा स्थल पर जिस तरीके का आज आयोजन किया जा रहा है, और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हरदोई रोड को कनेक्ट करता है, सीतापुर रोड कनेक्ट करता है, आईएम रोड पर है, और यहाँ पर जिस तरीके के विशेष इंतजाम किए गए हैं वो अपने आप में देखने लायक है। 2 लाख लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बड़ा ये स्थल है, 65 एकड़ में ये फैला हुआ है, जिसके ऊपर करीब 232 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यही नहीं, 3 कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और 65 फीट ये ऊंची ये मूर्तियां हैं। और अपने आप में ये मूर्तियां नहीं है, अपने आप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी एक सदी हुई पॉलिटिक्स है। भले ये प्रेरणा स्थल एक बहुत बड़ा पार्क है, लखनऊ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन इसके पीछे भी एक मैसेज है। अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर पार्क बनवाया था, काशीराम स्मारक बनवाया था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे पहले मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने लोहिया पार्क बनवाया था, और ब्राह्मणों को साधने के लिए जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया था। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ अटैच करने के लिए उनको बड़े बड़े पद दिए थे। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, आज भी नेता जो प्रतिपक्ष है वो माता प्रसाद पांडे है, तो ब्राह्मणों को साधने के लिए बहुत सारे काम किए थे। लेकिन आज कि जो ये प्रेरणा स्थल पर ये 3 मूर्तियां लगी हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि आखिरकार बीजेपी जो है वो किस तरीके से ब्राह्मणों को, वोट बैंक को एक साथ एकजुट करने के लिए बड़े जो 3 दिग्गज हैं उनकी मूर्तियों का आज लोकार्पण कर रही है, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिन चुना गया है अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती पर। बहुत ही अलग दिन है। लखनऊ के एक लोकप्रिय नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और अपने आप में जिस तरीके की उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज बताया जा रहा है इस प्रेरणा स्थल के पीछे, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10% है, 90 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनका प्रभाव है, 14 ऐसी सांसद है जिसमें 10 लोकसभा के हैं, 4 राज्यसभा के सांसद आते हैं,
अपने आप में उन ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए, ब्राह्मणों के वोट बैंक में सेंध ना लगे, उनको भी अपने आप में दिखाने के लिए एक बड़ी तैयारी है। क्योंकि जिस तरीके से एक बार ठाकुरों के कुटुंब को लेकर के चर्चा हुई थी, एक ठाकुर कुटुंब हुआ था, एक भोज हुआ था, वहां पर ठाकुर परिवार इकट्ठा हुए थे, कल एक तस्वीर आई, कहीं ना कहीं उसने बीजेपी को अंदर खाने चिंतित जरूर किया है। उसमें देखा गया कि किस तरीके से, जो जानकारी है कि 32 जो विधायक थे, जो बीजेपी के विधायक थे, वो वहां पर पहुंचे थे और उसका नाम रखा गया था सहभोज। सहभोज में उन्होंने तमाम बातें की थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सहभोज कार्यक्रम जरूर रखा गया था। इस सहभोज में और भी बीजेपी के विधायक शामिल हो सकते थे, चाहे वो किसी अन्य जाति के हो सकते थे, लेकिन वहां पर बीजेपी के ब्राह्मणों विधायकों का एक जो गुट था वो उसमें शामिल हुआ। पीएन पाठक के जो कुशीनगर के जो विधायक है, उनके आवास पर ये पूरी की ये भोज रखा गया था, सहभोज था। लेकिन जब बात की गई, इसको लेकर के सवाल किए गए कि आखिरकार ये जो बैठक थी, ब्राह्मण जो कुटुंब है, ये किस लिए था, तो बहुत सारे जो विधायक थे उन्होंने साफ तौर पे कहा ये एक भोज था और कुछ भी नहीं था। लेकिन इससे इतर उसके अंदर की जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जो ब्राह्मणों का ये कुटुंब है, ब्राह्मणों की जो बैठक है, अंदर खाने कहीं ना कहीं नाराजगी की वो लहर है जो साफ तौर पर दिखाई देती है। क्योंकि जो अंदर की बैठक से खबर ये आई कि जो विधायक थे वो बता रहे थे किस तरीके से विधायकों के ऊपर सरकारी जो अफसर है वो हावी है, जो अफसरशाही है वो हावी है, उनकी सुनी तक नहीं जाती है। अगर उनका कोई काम जाता है वो टेबल तक पहुंचता तो है, लेकिन फिर वो अंडर द टेबल हो जाता है, मामला कुछ होता नहीं है, हरा भरा ना हो, विधायकों की सुनी नहीं जाती है। एक और बात जो निकल करके है कि तमाम जो जातियां हैं, जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की बात हो, निषाद जी की बात हो, या तमाम और अन्य जो भी जातियां हैं, उनकी सुनी जाती है, लेकिन ब्राह्मणों की अनदेखी की जाती है। ऐसा नहीं केवल और केवल यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्योंकि सत्ता में है, और सत्ता में होने के बावजूद भी इस तरीके से ब्राह्मण विधायकों का दर्द कई बार देखने को भी मिला है। तमाम जगहों पर बीजेपी ने प्रयास किया है, कई बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि सदन में कल जब बोला कि अगर आप लोग इसी तरीके से जातियों में बांटने का काम करते रहेंगे तो शायद जो संख्या अभी है वो आगे वो भी ना दिखाई दे। तंज कसने का प्रयास जरूर किया था। ओम प्रकाश राजभर ने बोला था कि अगर कोई बात थी, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बोला अगर कोई बात थी तो ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखनी चाहिए, इस तरीके से जाति में नहीं बंटना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, चाहे वो कुटुंब परिवार के की बात की जाए, सहभोज की बात की जाए, लगातार इस तरीके की बैठकों का दौर एक के बाद एक, चाहे वो ठाकुर लॉबी हो, ये जो ठाकुरों के नेता हो, वो एक अलग वर्ग अपनी एक बैठक करता है, फिर उसके बाद ब्राह्मणों की एक बैठक होती है। तो तमाम इस बार कहीं ना कहीं उहापोह स्थिति है। कई बार ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप बीजेपी पे लगता आया है, और शायद यही कारण है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा को लेकर के जिस तरीके से ब्राह्मण बीजेपी के जो विधायक हैं, जो एक साथ लामबंद हुए, कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो शायद वो एक अलग रास्ता इख्तियार कर लेंगे। इसी को लेकर के जब समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, उनसे लेकर के उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि बीजेपी में ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों को उचित सम्मान देती है। हमने उनको दिखाया भी है, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा पार्क हो या फिर नेता प्रतिपक्ष का पद हो, लेकिन ब्राह्मणों में केवल और केवल मुखौटेबाजी है। असल में ब्राह्मणों का कोई सम्मान वहां पर है ही नहीं। हम तो अपील करेंगे कि जो भी ब्राह्मण नेता है वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, उनका भला होगा। फिलहाल इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के तमाम अलग अलग दावे किए जाते हैं। खुद जब विधायकों से बात होती है तो इसको एक भोज के रूप में वो प्रस्तुत करने का काम करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये भोज, जो उनके लिए भोज हो, ब्राह्मण विधायकों का जो एक टोला, एक लॉबी, कहीं ना कहीं एक संकेत देती हुई नजर आ रही है कि ब्राह्मण विधायक भी अब बीजेपी में लामबंदी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और आने वाले चुनाव में, इस 2027 के चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी डिमांड ब्राह्मण लॉबी की तरफ से भी की जा सकती है। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव रेप के केस के जो आरोपी हैं, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी जो सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद किस तरीके से पीड़िता धरने पर बैठ गई थी, उसको वहां से हटाया गया। अब इसी मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है कि आखिरकार एक आरोपी को इस तरीके से उसकी सजा क्यों सस्पेंड कर दी, और सीबीआई ने भी अपील इस फैसले के खिलाफ दी है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, जो पूर्व विधायक है, उनके लिए बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी है, या खुद पीड़िता इस तरीके की बातें कह रही है कि एक रेप का आरोपी जिसकी वजह से मेरे पापा चले गए,
मेरे चाचा जेल में हैं, मेरे परिवार पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसके लिए इस तरीके की उसके लिए उस तरीके का फैसला आना कहीं ना कहीं ना सिर्फ उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उसके पूरी परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि उस फैसले में भी बताया गया था कि कई सशर्त उस पर बात कही गई थी, सशर्त जमानत की बात कही गई थी। उसमें बताया गया था कि 5 किलोमीटर का जो दायरा होगा उससे दूर रहेंगे। इसको लेकर के भी पीड़िता की आपत्ति है और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत भी है कि इस तरीके से एक रेप के आरोपी जिसने हर संभव कोशिश की उसके परिवार को खत्म करने के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि जो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मौत हुई थी, तमाम चीजें हैं। और यह भी आरोप लगाया कि मेरे चाचा को अभी तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन एक रेप के आरोपी को जमानत मिलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इसको लेकर के कहीं ना कहीं याचिका दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और अब इस देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका में किस तरीके का फैसला सुनाता है। और सीबीआई ने भी इस फैसले के खिलाफ अपील की है। तो ऐसे में एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव रेप केस है वो एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, और इस बार ये कोर्ट के फैसले के बाद सुर्खियों में आया कि जिस तरीके से कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर के उसको सस्पेंड करने की बात कही, उसके बाद एक बार फिर से जो ये केस है वो निकल करके सामने आए। तमाम इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आई, चाहे विपक्ष है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें लगातार आती हैं, और पीड़िता ने भी इसको लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ऐसा होगा तो ना सिर्फ उसकी जान को खतरा है बल्कि उसके पूरे परिवार को जान को खतरा है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।